Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. In today's lecture, we will discuss about glacier systems. Dear viewers, आप सबको मालूम होगा कि ग्लेशियर्स जो हैं तकरीबन अर्थ का तकरीबन 10% एरिया जो है कवर करते हैं। इसके अलावा वो जो हैं ग्लेशियर्स जो हैं लार्जेस्ट रिजर्वायर हैं ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ऑन द प्लेनेट अर्थ, और ये ह्यूज मैसेस की फॉर्म में होते हैं, मैसेस ऑफ आइस के, जो कि फ़्लो करते हैं लाइक वेरी स्लो रिवर के। तो जिस तरह बाकी जो सिस्टम जो होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, इसी तरह ग्लेशियर्स भी जो है एक पूरा सिस्टम होता है इनका, जो जिनकी इंटरेक्शन होती है अदर सिस्टम्स के साथ इकोसिस्टम के अंदर। और जो लाइफ एंड डेथ ऑफ ग्लेशियर्स हैं और आइस शीट्स हैं वो वाइड रीचिंग इम्पैक्ट्स हैं उनके इम्पैक्ट्स के। इन लाइफ एंड डेथ इन द सेंस कि ग्लेशियर जो है मेल्टिंग होते हैं या रिट्रीट होते हैं और ग्लेशियर बनते हैं, उनके जो हैं वाइड रीचिंग इम्पैक्ट्स होते हैं। यानी कि जैसे जैसे ग्लेशियर्स रिट्रीट होते जाएंगे और तो उनके इम्पैक्ट्स भी जो है नेचुरल इकोसिस्टम्स के ऊपर और ह्यूमन कम्युनिटीज़ के ऊपर ज़्यादा होंगे इम्पैक्ट्स, बिकॉज क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि वो ग्लेशियर जो हैं रिजर्वायर्स हैं, लार्जेस्ट रिजर्वायर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जो है इकोसिस्टम के और ह्यूमन कम्युनिटीज़ के ऊपर इनके इम्पैक्ट्स होंगे, क्योंकि अगर ग्लेशियर रिट्रीट होंगे, डिप्लीट होंगे, तो फिर जो है जो डिपेंडेंसी है वाटर पे, तो वो जो है वाटर अगर कम होगा तो ज़ाहिर है फिर कम्युनिटीज़ और इकोसिस्टम्स जो हैं ऑटोमेटिकली उससे इम्पैक्ट करेंगे, उन पे असर होगा। फिर जो सी आइस हो या लेक आइस, फिर स्नो कवर एंड ग्राउंड आइस, ग्लेशियर एंड आइस शीट्स, ये सब मिल के जो हैं क्रायोस्फीयर बनाते हैं। क्रायोस्फीयर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है कि कोल्ड, वेरी कोल्ड। तो क्रायोस्फीयर में आते हैं ये सारे ग्लेशियर्स जो हैं। फिर जो मैस और एनर्जी है ग्लेशियर्स की, वो कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज होती रहती है बिटवीन द क्रायोस्फीयर एंड द अदर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ सिस्टम, ठीक है। कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज होती रहती है मैस और एनर्जी, जिस तरह जो दूसरे सिस्टम्स में एक्सचेंज होती है, बिल्कुल सेम लाइक ग्लेशियर्स के भी जो मैस और एनर्जी है वो कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज होती रहती है बिटवीन क्रायोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, इनके दरमियान जो है कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज होते रहते हैं। फिर हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं तो ये जो है सेंसिटिव बैरोमीटर्स हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज के। जैसा कि आपको मालूम है कि ये कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे होते हैं या श्रिंक कर रहे होते हैं इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन टेम्परेचर, स्नोफॉल एंड अदर फैक्टर्स, यू नो, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ग्लेशियर्स श्रिंक हो रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली मेल्ट हो रहे हैं। तो और सारे फैक्टर्स की वजह से भी ये होता रहता है। अगर हम रिसेंट डेकेड्स की बात करें तो ग्लोबल आइस का वॉल्यूम है जो है उसमें कमी हो रही है, वो रिड्यूस हो रहे हैं, जो एक कंसर्न बनता जा रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर वॉल्यूम कम होगा ग्लेशियर्स का तो उससे क्या होगा, वेनिशिंग वाटर सप्लाईज, ठीक है, ख़त्म हो जाएंगे जो वाटर सप्लाईज हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स यू नो दैट आर द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के। तो क्या होंगे, पानी के सप्लाईज वेनिश होंगे, और इससे क्या होगा, इन अदर वे इंक्रीज हैज़र्ड्स बढ़ेंगे, जैसे रिट्रीट होने से वाटर रिसोर्स की वेनिशिंग होगी। इसी तरह अगर मेल्टिंग ज़्यादा होगी तो उससे हैज़र्ड्स भी होंगे, डिज़ास्टर्स भी होंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड्स, एवलांचेस एंड सी लेवल चेंज। ये सब जो है रिसेंट डेकेड्स में हो रहा है ग्लेशियर के डायनामिक्स चेंज की वजह से, जो डायनामिक्स उनका चेंज हो रहा है ग्लेशियर्स का, उस वजह से। इससे पहले जो टाइम थे, अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, जो इनहेबिटेंट्स होते थे माउंटेन रीजन के, वो सफ़र कर रहे होते थे लॉस ऑफ लैंड एंड लाइफ एज ग्लेशियर एक्सपेंडिड। जब ग्लेशियर एक्सपेंड हो रहा होता था ड्यूरिंग द लिटल आइस एज, उस टाइम पे वो जो है एक्सपेंड होने की वजह से वहाँ की जो कम्युनिटी है वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो उस टाइम पे जो कम्युनिटी थी, जो उनका जो लॉज हो रहा था फार्म्स का, ड्यू टू एडवांसिंग ऑफ आइस या ग्लेशियर्स की वजह से, वो जस्ट लाइक अ थ्रेटनिंग
जेंट्स की तरह होता था, ठीक है, उस टाइम पे। अब क्या हो रहा है, टोटली इसका अपोजिट है। अभी ये हो रहा है कि ग्लेशियर्स जो हैं कॉमनली व्यूड एज इंडेंजर्ड स्पीशीज़। आजकल जो है ग्लेशियर्स को इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हम कह सकते हैं, क्योंकि ये अंडर थ्रेट हैं, ये डिप्लीट होने जा रहे हैं, ये ख़त्म होने जा रहे हैं, तो हम इनको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी कह सकते हैं। or due to victims of human induced climate change, due to anthropogenic activities, human being induced climate change की वजह से इनको ग्लेशियर्स को हम endangered species कह सकते हैं। फिर जो ग्लेशियर्स हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्केप्स ऑफ ह्यूज area of the earth's surface, washing out rock and sediment and depositing thick accumulation of glacier debris। ये जो है ग्लेशियर डेब्रिस जो है इसको डिपॉजिट कर रहे होते हैं ग्लेशियर जो हैं। फिर अगर हम मोरेन लेट डाउन लाइक टाइड मार्क्स एट फॉर्मर ग्लेशियर लिमिट्स, ये प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पास्ट ग्लेशियर एक्टिविटी, ठीक है, पास्ट ग्लेशियर एक्टिविटी के हवाले से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी, जबकि जो आइस इंटॉम्ड इन ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका एंड स्मॉलर ग्लेशियर्स एंड आइस केप्स कंटेन रिच हिस्ट्रीज ऑफ फॉर्मर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। ये ग्लेशियर्स जो हैं, जो डिफरेंट ग्लेशियर जो अंटार्कटिका में हैं, फिर ग्रीनलैंड में हैं, इससे जो है हम जो है रिसर्चर जो हैं वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के बारे में वो पहले वाले ज़माने में पास्ट उसके हवाले से वो इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं ग्लेशियर्स। इसके अलावा ग्लेशियर जो हैं आल्सो एंडलेसली फैसिनेटिंग, ब्यूटीफुल, पावरफुल एंड वाइल्ड। ग्लेशियर जो हैं वाइल्ड होते हैं, ब्यूटीफुल और फैसिनेटिंग भी होते हैं। इसको जानने के लिए कि ग्लेशियर्स कैसे बिहेव करते हैं, टू अंडरस्टैंड हाउ ग्लेशियर्स बिहेव, इट इज़ हेल्पफुल टू व्यू देम एज सिस्टम, ठीक है। ये भी एक हम सिस्टम के तौर पे हम उनको देख सकते हैं कि ये कैसे बिहेव करते हैं, with inputs and outputs and interaction with other systems such as the atmosphere, the oceans, rivers and the landscapes like other systems। ग्लेशियर्स को भी हम जो है एक सिस्टम के तौर पर देख सकते हैं, जो कि इंट्रैक्शन होता है, इनका इनपुट्स और आउटपुट्स होते हैं अदर सिस्टम्स के साथ, लाइक एटमॉस्फेयर के साथ, ओशियंस के साथ और रिवर्स एंड लैंडस्केप के साथ। फिर जो मास एंटर होता है सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ स्नो एंड रॉक डेब्रिस की शक्ल में, ये इनपुट बिकॉज इट ऑक्यूपाइज एन एलिवेटेड पोजीशन इन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, एक मखसूस हाइट पे, एलिवेशन पे ग्लेशियर्स होते हैं, तो इससे क्या होता है, द मास हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो मास होता है ग्लेशियर उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, विच इज़ एक्सपेंडेड एज द ग्लेशियर फ्लो डाउन स्लोप, ठीक है, वो एक्सपेंड होता जा रहा है डाउन स्लोप पे ग्लेशियर फ्लो की फॉर्म में। जिस तरह ग्लेशियर फ्लोज डाउन स्लोप पे, जिस तरह फ्लो नहीं होता ऐसे ये फ्लो कर रहा होता है। फिर जो एनर्जी एक्सटेंडेड होती है वो यूज़ करती है टू वार्म और मेल्ट आइस, उससे क्या होता है, वो एनर्जी उसको मेल्ट करती है या वार्म करती है, and must then be dissipated from the system in the form of heat or water। फिर जो heat और water की फॉर्म में dissipate होती है। इसी तरह जो है all the while potential energy is turned into work, फिर जो potential energy है वो work में convert हो जाती है, inexorably transferring ice and rock from the continents towards the sea। फिर जो है वो जो फोर्स जो है उसको ग्लेशियर्स को क्या करती है, ट्रांसफर करती है कंटिनेंट्स की तरफ, यानी कि डाउन स्ट्रीम या आगे की तरफ उसको पुश कर रही होती है। तो इन अदर वर्ड्स अदर सिस्टम्स की तरह ग्लेशियर्स का भी एक पूरा सिस्टम होता है जो कि जिसमें उनकी इंटरेक्शन होती है दूसरे सिस्टम्स के साथ। तो डियर व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर ग्लेशियर सिस्टम के हवाले से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।